फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। मानक इलेक्ट्रोड का मानक जो सीधे विद्युत रासायनिक श्रेणी से प्रभावित होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और नष्ट समीकरण के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि नष्ट समीकरण क्या होता है। और पढ़ेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक सेल में विद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं। तो इन तीन टॉपिक्स के ऊपर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। आपको इसकी पीडीएफ और नोट्स चाहिए तो फ्रेंड्स आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारी वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी हमारी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रोड निकाय के मानक इलेक्ट्रोड के विभव मापन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर डेफिनेशन दिख रही होगी विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका उपयोग मतलब वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किसी भी इलेक्ट्रोड निकाय में मानक इलेक्ट्रोड के विभव मापन के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आपका यहाँ पर है कि कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न इलेक्ट्रोड के निकाय के मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कहने का मतलब आपका है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो विभिन्न इलेक्ट्रोडों के निकाय के मानक अपचयन विभव होते हैं उनको हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं या उन्हें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोड विभव है, यहाँ पर Li+ था तो यहाँ पर Li कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तभी आपका जो इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया होगी तभी Li+ से आपका मतलब Li बनेगा। इसी तरह आपका यहाँ पर पोटेशियम के ऊपर जैसे प्लस चार्ज था तो यहाँ पर पोटेशियम मतलब यहाँ से इसका प्लस चार्ज कैसे गया, तो यहाँ पर देख ले सकते हैं आप कि यहाँ पर जो है आपका पोटेशियम उसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, तो यहाँ पर आपका केवल पोटेशियम भी बचा। यहाँ पर जैसे आपके बेरिलियम यहाँ पर Be+ था तो यहाँ पर भी उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हुई है यहाँ पर, तभी यहाँ पर आपका केवल बेरिलियम बचा है। तो ये एक दूसरा पॉइंट था। आप तीसरा पॉइंट समझते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, क्योंकि ये आपका है। यहाँ से आपका 5 नंबर का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो फ्रेंड्स आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तीसरा पॉइंट होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और आपको मैं बता दूं यहाँ पॉइंट वाइज आपको जो लर्न करने का तरीका होता है वो सबसे बेस्ट होता है। यदि आप पैराग्राफ के तरीके से आप पूरा लाइन टू लाइन लिखते चले जाते हैं तो आपको वहाँ पर याद करने में भी समस्या आती है और देखकर भी लगता है कि अरे हमें इतना सारा अभी याद करना है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप देखिए, कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में पदार्थों को ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति होती है वो श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। कहने का मतलब है जो वैद्युत रासायनिक हमारी श्रेणी होती है वहाँ पे पदार्थों के जो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है कि जैसे पदार्थ हमारा ऑक्सीकृत होता है उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। जैसे हम पीरियोडिक टेबल से या विद्युत रासायनिक श्रेणी से नीचे की ओर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक क्रिया होती है कि ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति होती है, ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति हमारी क्या होती है, घट जाती है। चौथा पॉइंट हम समझते हैं कि श्रेणी में सबसे ऊपर जो स्थित धातु होती है लिथियम Li का अपचयन विभव सबसे कम होने के कारण ऑक्सीकरण सबसे अधिक होता है। जाहिर सी बात है कि आपका जब लिथियम का अपचयन विभव सबसे कम होगा तो उसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा नष्ट समीकरण क्या होता है। आपसे पूछता है कि नष्ट समीकरण क्या होता है, आपको इसका इक्वेशन लिखना। तो नष्ट समीकरण के बारे में हम जान लेते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड निकाय इलेक्ट्रोड विभव के विभिन्न जो आपके कारणों पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रोड निकाय जो होता है फ्रेंड्स उसका इलेक्ट्रोड विभव जो क्या करता है, निम्न कारणों पर निर्भर करता है, निम्न कारणों पर डिपेंड करता है। वे कारण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला कारण होता है आपके इलेक्ट्रोड निकाय का इलेक्ट्रोड विभव पर डिपेंड होने का पहला कारण आपका होता है कि धातु तथा धातु आयनों की जो प्रकृति होती है उसके कारण आपका डिपेंड रहता है इलेक्ट्रोड निकाय इलेक्ट्रोड विभव पर। फिर सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर आता है कि विलयन के आयनों के
सांद्रण की वजह से आपका इलेक्ट्रोड निकाय इलेक्ट्रोड विभव पर डिपेंड करता है। चौथा आपका या तीसरा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर होता है तीसरा पॉइंट की जो आपका ताप पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड निकाय आपके इलेक्ट्रोड विभव पर। तो ये 3 कारण आपके थे फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं अगला यहाँ पर नोट पॉइंट देख लीजिए। पहला नोट पॉइंट देखिए, इसका कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रोड निकाय मानक अवस्था मतलब है कहने का आयनों का सांद्रण 1 मोल इनवर्स, ठीक है ना। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रोड निकाय मानक अवस्था तथा गैस का दाब 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 एटीएम या 760 पास्कल में स्थित होता है। कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रोड निकाय का मानक अवस्था जो होता है फ्रेंड्स वो गैस के दाब के मतलब 1 एटीएम या आपका जो 760 पास्कल में स्थित होता है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप देख लीजिए, कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड का मान सीधे विद्युत रासायनिक श्रेणी से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर सेकंड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानक इलेक्ट्रोड का जो मान होता है फ्रेंड्स वो हमें सीधे विद्युत रासायनिक श्रेणी से प्राप्त हो जाता है या प्राप्त कर सकते हैं। अब नष्ट समीकरण देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव के मान की गणना नष्ट समीकरण के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। और नष्ट समीकरण आपका क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए नष्ट समीकरण आपका होता है फ्रेंड्स E बराबर E0 माइनस RT/NF लॉग बेस E। अब यहाँ पर आप इस समीकरण को याद रखिए क्योंकि ये समीकरण आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपसे 1 नंबर में पूछ ले सकता है कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन सही है नष्ट समीकरण का इक्वेशन का। तो यहाँ पर नष्ट समीकरण एक बार आप फिर से देख लीजिए, E बराबर E0 माइनस RT/NF लॉग बेस E। आपका यहाँ पर इसको इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं कि वो आपकी अपचयित अवस्था होती है आरटी, और आरटी इसको अपचयित अवस्था या रिडक्शन भी बोलते हैं, और एनएफ आपका बताता है ऑक्सीकृत अवस्था जिसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि ये जो दिए गए मानक हैं ये कौन कौन से हैं, क्या डिनोट करते हैं। तो ई हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर डिनोट करता है इलेक्ट्रोड निकाय का अपचयन विभव। कैपिटल ई हमारा बताता है कि ई हमारा इलेक्ट्रोड निकाय का अपचयन विभव के बारे में बात करता है। ई नॉट हमारा मानक विभव के बारे में बात करता है, और कैपिटल आर जो है फ्रेंड्स वो बात करता है हमारा गैस स्थिरांक, जिसका स्थिरांक होता है 8.314 जूल पर केल्विन, और इसको लिख सकते हैं जूल किलो इनवर्स मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं आप। और कैपिटल डी आपका इलेक्ट्रोड के निकाय के ताप को यहाँ पर डिनोट करता है, और एफ आपका डिनोट करता है 1 फैराडे। 1 फैराडे में फ्रेंड्स आपके 96,500 कूलाम होते हैं, और आपका एन यहाँ पर डिनोट करता है इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या के बारे में आपको बताता है। तो फ्रेंड्स आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेल में। इलेक्ट्रॉनिक सेल होता क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक सेल में हम पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप पॉइंट वाइज जब याद करते हैं तो आपको देखने में भी छोटा होता है क्वेश्चन आंसर, और याद भी आपको लर्न भी आपको बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। तो विद्युत अपघटनी सेल का पहला पॉइंट आप लिखिए। यहाँ पर देखिए तो कह रहा है कि एक विद्युत अपघटनी सेल वह उपकरण होता है जिसमें विद्युत अपघटन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मतलब एक विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विद्युत अपघटन के द्वारा हम या विद्युत अपघटन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हम कन्वर्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं कि कह रहा है कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया से एक बाहरी स्रोत से विद्युत धारा को एक विद्युत अपघटन विलयन में प्रवाहित किया जाता है। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया में हम एक बाहरी स्रोत के द्वारा विद्युत धारा को एक विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए, कह रहा है कि विद्युत अपघटनी सेल में एक विद्युत जो आपका कुचालक पदार्थ कांच और बैकेलाइट आपके उदाहरण है आदि से बने एक टैंक में विद्युत अपघट्य विलयन स्थिर होता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल में एक विद्युत जो कुचालक होता है फ्रेंड्स, विद्युत कुचालक पदार्थ जैसे आपका कांच हो गया बैकेलाइट, तो आप एक बार फिर से देखिए, कह रहा है विद्युत अपघटनी सेल में एक विद्युत कुचालक पदार्थ से बने एक टैंक में विद्युत अपघट्य विलयन स्थिर होता है। तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। चौथा पॉइंट आप देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि
टैंक से भरे विद्युत अपघट्य विलयन में दो धात्विक छड़ें आंशिक रूप में डूबी रहती हैं। अभी आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से बताने वाला हूँ, विथ डायग्राम्स के माध्यम से। कह रहा है कि टैंक में भरे विद्युत अपघट्य विलयन में दो जो आपकी धात्विक छड़ें हैं वो आंशिक रूप से मतलब थोड़ी से आपकी डूबी रहती हैं। चलिए हम अब आगे इसको समझते हैं। कह रहा है कि एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि टैंक से भरे विद्युत अपघट्य विलयन में दो धात्विक छड़ें आंशिक रूप से हमारी डूबी होती हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोड का वर्क करती हैं, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोड का कार्य करती हैं। कह रहा है कि इन छड़ों को हम बैटरी से जोड़ देते हैं, या इन छड़ों को जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि बैटरी से जोड़ दिया जाता है, और बैटरी के धनात्मक सिरे एनोड का कार्य करते हैं तथा जो ऋणात्मक सिरे होते हैं फ्रेंड्स वो हमारे कैथोड का कार्य करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो बैटरी का हमारा धनात्मक सिरा होता है वो हमारा एनोड का कार्य करता है, और जो हमारा ऋणात्मक सिरा होता है वो हमारा कैथोड का कार्य करता है। और यहाँ पर जो आपका विलयन भरा है वहाँ पर ही जो आपकी धात्विक छड़ें हैं वो आंशिक रूप से ही यहाँ पर डूबी होती हैं, और सेल में हमारा जो विलयन होता है जिसकी क्षण होती है हमारे पास उसी का हमें विलयन भरना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एनोड है, यहाँ पर आपका कैथोड है, यहाँ पर आपका एक बैटरी लगा होता है जिसका हमारा प्लस माइनस सिरा यहाँ पर होता है, और यहीं से हमारा करंट का फ्लो इधर से होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक टैंक बोलते हैं। ये हमारा सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से इसको हम जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि कोई वीडियो मैं डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।